ये अपना हो गया था। क्या क्या इसके निष्कर्ष निकला है, वो निष्कर्ष यहाँ लिखा हुआ है ना। अपन ने रदरफोर्ड का मॉडल देखा था। कब दिया था ये? कब दिया था ये? हाँ, डॉल्टन ने 1803 में, जे जे थॉमसन ने 1897 में। ये वाला कब था? 1911 में। 1911 में। सबसे पहले परमाणु में एक छोटा धनात्मक आवेशित नाभिक होता है, नाभिक में प्रोटॉन होते हैं, परमाणु का पूरा द्रव्यमान नाभिक में ही होता है, न्यूट्रॉन शब्द नहीं आएगा। न्यूट्रॉन की खोज बाद में हुई थी। नाभिक के चारों ऋणात्मक आवेशित इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार कक्षाओं में बहुत तेजी से घूमते हैं। इलेक्ट्रॉन और नाभिक आपस में विद्युत बलों से बंधे रहते हैं, परमाणु में ज्यादातर खाली जगह होती है। ये निष्कर्ष वहां से निकले थे। सही है। लेकिन यहां से अब क्या हुआ कि रदरफोर्ड ने जो परमाणु मॉडल दिया उसमें उन्होंने इलेक्ट्रॉन के बारे में बता दिया। उन्होंने ये भी बता दिया कि लगातार एक जगह नहीं है, जैसे प्लम पुडिंग मॉडल था, है ना। ये कहां पर है? तो ये घूम रहा है। कहां घूम रहे हैं? तो एक निश्चित ऊर्जा स्तर कोई होगा वहां पर घूम रहा है। अब इसके आगे का जो है वो हम देखने वाले हैं। क्लियर है? आगे जो एंट्री हुई है वो हुई है। हाँ, लेकिन उसके पहले इसमें कुछ कमी रह गई। क्या कमी रह गई इस पे डिस्कस कर लेते, फिर आगे चलते हैं, जिसका सॉल्यूशन अगले वाले में है। कमी क्या रह गई? तो कमी ये रह गई कि यदि कोई चीज घूम रही है, क्या हो रहा है? घूम रही है। जैसे मान लो यहां पर कोई चीज है, ये वस्तु जो है ये यहां से इधर जा रही है, और मैं बोलूं कि इसका मास m है और इसकी वेलोसिटी जो है वो मान लो 10 मीटर पर सेकेंड है, एक एग्जाम्पल है, और ये 10। सही है। तो इसके पास कुछ ना कुछ संवेग होगा, m इंटू वी होगा। और यदि ये सीधी दिशा में नियत वेग से जा रही है तो इसकी चाल फिक्स होगी। फिक्स होगी, होगी ना। लेकिन यदि दो चीजें हैं, ये दो है, इसका भी मास m है, m बराबर 10, इसकी भी वेलोसिटी जो है वो कितनी है? 10 मीटर पर सेकेंड। दोनों में कुछ अंतर है क्या? दोनों में कुछ अंतर है या नहीं है? बोलो, किस चीज का अंतर है? डायरेक्शन का। किसका अंतर है? डायरेक्शन। किसका अंतर है? डायरेक्शन। इसलिए इसको क्या बोलते हैं? डायरेक्शन महत्व रखता है, इसलिए हम इस चाल को वेग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वेग बोलते हैं। अब यदि कोई चीज ऐसे इस पथ पर घूम रही हो, सही है, ये इस पथ पर कोई चीज घूम रही है जिसकी जिसका वेग मैं बोल रहा हूं फिक्स है, ये मान लो 30 मीटर पर सेकेंड से पूरे पे घूम रहा है, फिक्स है। लेकिन पाथ कैसा है? तो वृत्ताकार है, तो हर पथ पर इसकी डायरेक्शन चेंज होगी। क्या चेंज होगी? डायरेक्शन। जब भी डायरेक्शन चेंज होती है और ये चीज है तो उसको त्वरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्सेलरेटेड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्सेल। और यदि किसी चीज में त्वरण है तो ऐसा बोला जाता है कि वो अपनी एनर्जी को खोएगी। क्या करेगी? अपनी एनर्जी को लॉस करेगी। तो जब रदरफोर्ड ने परमाणु मॉडल दिया तो उन्होंने ये बोला कि ये लगातार घूम रहे हैं। समझ में आ रहा है? और गोल यदि घूम रहे हैं तो उनके अंदर त्वरण होगा। ये त्वरित आवेशित कण जो है ये अपनी एनर्जी को क्या करेंगे? खोएंगे। समझ में आ रहा है? जब ये एनर्जी को खोएंगे, इनके पास ऊर्जा की कमी होगी, तो ये कहीं ना कहीं नाभिक में गिर जाएंगे। समझ में आ रहा है? तो ये गिरेंगे कि नहीं गिरेंगे ये रदरफोर्ड ने नहीं बताया। तो समझ में आ रहा है? वो घूम रहा है इतना बता दिया, लेकिन कंसेप्ट ये बोलता है कि यदि ये आवेशित है, से घूम रहे हैं, तो इनकी ऊर्जा क्षय होनी चाहिए। ऊर्जा क्षय होगी तो ये नाभिक में गिरना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। उसके लिए फिर आगे आएंगे। तो इन्होंने यही बताया कि कणों में क्या होगा? त्वरण होगा। क्यों? क्योंकि लगातार अपनी दिशा को बदल रहे हैं। और ये क्या कर रहे हैं? तो ऊर्जा ये खोना चाहिए और नाभिक में गिरना चाहिए। ये होना था, लेकिन रदरफोर्ड इसके बारे में बता पाए क्या? नहीं बता। अब इसके बारे में किसने बताया? तो अगले वैज्ञानिक आए जिनका नाम था बोर। क्या था? बोर। इन्होंने इसके आगे बताया कि ये जो है, ये जहां घूम रहे हैं उनको कक्षाएं बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कक्षाएं बोलते हैं। उनको क्या बोलेंगे? कक्षाएं बोलेंगे। तो यहां से चालू होता है बोर का परमाणु मॉडल। ये इन्होंने अपने को आगे की कहानी बताई कि क्यों नहीं गिर रहे, इसका रीजन यहां पर है। और कहां पर इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं इसके बारे में भी इन्होंने बताया। इन्होंने कब दिया? तो वो 11 था, ये 13 है। रदरफोर्ड कब था? 11। ये कब है? 13 है। कौन सा मॉडल है? तो बोर का, या बोर बोलते हैं। ठीक है,
बोर बोलते हैं। हाँ, उच्चारण जो है वो जल्दी हो जाता है तो पता नहीं चलता है, तो बोर बोलते हैं। ठीक है, तो बोर का परमाणु मॉडल क्या बोलता है, तो इन्होंने बोला कि इलेक्ट्रॉन जो है निश्चित कक्षाओं में ऐसे कहीं भी नहीं घूम रहे, उनकी कुछ निश्चित कक्षाएं हैं। पहली चीज तो मतलब यदि ये यहाँ घूमेंगे तो कुछ यहाँ होंगे, कुछ यहाँ होंगे, कुछ यहाँ होंगे, इनकी कक्षाएं फिक्स होगी। वो किस आधार पे होगी, तो उनकी एक निश्चित ऊर्जा होगी। किस आधार पे होगी, मतलब यदि इलेक्ट्रॉन के अंदर ज्यादा ऊर्जा होगी तो वो उतनी तेज गति से घूम रहे होंगे, कम ऊर्जा होगी तो उनकी कक्षाएं उनकी ऊर्जा के स्तर पर बांटेंगे। किसके स्तर पर, ऊर्जा। कम ऊर्जा वाले जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो पास वाली कक्षा में घूम रहे होंगे, और ज्यादा ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन कहां होंगे, दूर वाली कक्षाओं में घूम रहे होंगे। तो ये जो था, ये उन्होंने जो है उसकी जो कमी थी उनको यहां पर ऊर्जा के स्तर पर बताया। दूसरा, इतने देखने से तो अपने को भी अभी लग रहा है कि वो गिरेगा क्यों नहीं। यहां जो लिखा हुआ इससे क्या पता चला कि जो पास वाले में घूम रहा होगा ये एक कक्षा होगी, इसको क्या बोलेंगे, कक्षा बोलेंगे, कोश बोलेंगे, कक्षा या फिर कोश। हिंदी में क्या बोलते हैं, या तो इसको कक्षा बोलेंगे या फिर क्या बोलते हैं, कोश। क्या बोलेंगे, कोश। इंग्लिश में क्या बोलेंगे, तो इसको सेल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, और क्या बोलते हैं, ऑर्बिट। और क्या बोलते हैं, ऑर्बिट। सही है, तो वो क्या बोलेंगे इसको, तो यहां पर जो बोल रहे हैं कि इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है जो कि इसके चारों ओर घूम रहे हैं वो अपनी ऊर्जा के स्तर के हिसाब से घूमेंगे। यदि कम ऊर्जा होगी तो ये वाली में घूमेंगे, ज्यादा ऊर्जा होगी तो बाहर और कक्षाएं बढ़ती जाएगी, उसके हिसाब से वो घूमेंगे। ये किसने बोला, बोर ने। किसने बोला, बोर ने। लेकिन यदि फिर बात यह है कि यदि ये घूम रहे हैं, यदि इनके पास ये जैसे ये इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, इसके पास इस कक्षा में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे सबकी ऊर्जा समान होगी। यदि हाँ, यदि एस वाले इसके अंदर है, ये पहले वाले में यदि इसके अंदर कोई इलेक्ट्रॉन है तो जितने भी इसके अंदर इलेक्ट्रॉन होंगे सबकी ऊर्जा का स्तर समान होगा। यदि यहां पर है तो उनकी ऊर्जा का स्तर क्या होगा, समान। यदि इसके अंदर ऊर्जा आएगी, मतलब ये इसके अंदर ऊर्जा ज्यादा होगी तो ये बाहरी कक्षा में जाएंगे, समझ में आ रहा है। और यदि ऊर्जा कम होगी तो उससे अंदर वाली कक्षा में वो आ जाएंगे। आ रहा समझ में, ऊर्जा का स्तर बढ़ेगा तो बाहरी कक्षा में जाएंगे, ऊर्जा का स्तर घटेगा तो अंदरूनी। लेकिन फिर बात यह है कि यहां पे फिर एक तीसरी चीज निकल के आ गई। प्लांक एक वैज्ञानिक थे, मैक्स प्लांक, उन्होंने ये बोल दिया कि ये जो है ये एक परमाणु को हम क्या बोल रहे थे, एक पदार्थ बोल रहे। क्या बोल रहे हैं, इस पदार्थ को, इस एटम को क्या बोल रहे अपन, तो पदार्थ बोल रहे। बोला ना सब पदार्थ जो है एटम से मिलकर बने। लेकिन मैक्स जो है उन्होंने यहां पे आके पूरा चेंज कर दिया। उन्होंने बोला कि ये जो परमाणु है ये तरंग भी है। क्या है, तरंग। ये एक वेव की तरह व्यवहार करता है। समझ में आ रहा है। तो जैसे ही ये चीज आई तो फिर गड़बड़ हो गया कि अब इसको क्या माने, पदार्थ माने या फिर इसको तरंग माने। तो ऐसा बोलते ये दोनों की तरह व्यवहार करता है। किसकी तरह, दोनों की तरह व्यवहार। अभी ज्यादा इसमें नहीं जाएंगे, लेकिन यहां पर उन्होंने ये बोला कि जो इनकी ऊर्जा का स्तर होगा, जैसे जैसे इस नाभिक से इसकी दूरी बढ़ेगी, ये लिखा इंक्रीज एनर्जी ड्यू टू ग्रेटर डिस्टेंस, मतलब जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी वैसे वैसे ऊर्जा का स्तर बढ़ेगा। बहुत ज्यादा इनके पास ऊर्जा आ जाएगी, और यदि ये बाहरी कक्षा में है तो ये इलेक्ट्रॉन वहां से चले जाएंगे। उसी को हम आगे देखेंगे, उसी के आधार पर धातु अधातु को हम बांटेंगे। वो आगे देखेंगे हम कैसे इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा, कैसे ये लाएगा। समझ में आ रहा है। जैसे यहां से इलेक्ट्रॉन चले गया, हमने ये पढ़ा है कि इसके अंदर न्यूट्रॉन प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन होते हैं। जितने अंदर प्रोटॉन होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे, उतने ही होंगे। तो यदि एक इलेक्ट्रॉन चले गया, सही है, तो क्या होगा, प्रोटॉन ज्यादा हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन कम हो जाएंगे। इसका मतलब जिसका भी वो होगा उसके ऊपर कहीं ना कहीं आपने सिंबल देखा होगा। मतलब उसमें से एक इलेक्ट्रॉन गया, मतलब ज्यादा कौन बचा, तो प्रोटॉन बचे। प्रोटॉन पे प्लस चार्ज है तो उस पूरे के ऊपर क्या आ जाएगा, इनको आयंस बोलते हैं, आवेशित कण। क्या बोलेंगे, आवेश। कभी कभी ऐसा भी पूछते हैं कि यदि आपसे पूछ लिया कि ये क्या है और ये क्या है, समझ में आ रहा है। तो ये क्या है, तो एक तत्व है, एलिमेंट है। लेकिन ये क्या है, तो आयंस।
ये क्या है? आयंस। इसको हम आगे अभी आएंगे उन चीजों पर, अभी यहां पर आते हैं। और इन्होंने उन कक्षाओं का कुछ नाम दिया। क्या दिया? उन कक्षाओं का नाम। लेकिन वो कक्षाओं का आधार क्या था? तो उन कक्षाओं का आधार था उसका एनर्जी लेवल। क्या आधार था? उसकी एनर्जी लेवल कितनी होगी उस आधार पर होगी। क्लियर है? अब बात यह है कि इनके अंदर इलेक्ट्रॉन की संख्या तो किसी में कम होगी, किसी में ज्यादा होगी। किसी में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे तो किसी में 10 होंगे। सही है? और फिर इन कक्षाओं को, ये जो कक्षाएं हैं, इनका उन्होंने कुछ नामकरण करा। इसको एन से डिनोट करते हैं। तो वो कक्षाएं 1 2 3 4 कितनी भी हो सकती है, जिनका नामकरण उन्होंने के, एल, एम और एन करा। सही है? पहली वाली को के बोलेंगे, फिर एल बोलेंगे, फिर एम बोलेंगे, फिर एन बोलेंगे। ये सब क्या है? तो कक्षाएं हैं। क्या है? कक्षाएं। कितना समझ में आ रहा है? लेकिन मान लो कि मैंने बोला कि पहली कक्षा, मतलब बोले तो के वाली, तो इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आते होंगे, उनकी संख्याएं फिर समझ में आ रहा है? अब 2 यदि पहली वाली में है तो 2 होंगे कहां पर? यदि इस पहली वाली में कितने हैं? 2, तो 2 कहां पर? समझ में आ रहा है? उस इतनी बड़ी कक्षा के अंदर दूसरी वाली में बोले तो और ज्यादा आते होंगे, आते होंगे। तो वो जो आते होंगे तो उसके अंदर वो इलेक्ट्रॉन कहां पाए जाएंगे? उसका जैसे के, ये अपने को पता है कि पहले वाली कक्षा में कितने आएंगे? 2 आएंगे। ये हमने थोड़ा बहुत पढ़ा, उससे पता है। दूसरी वाली में कितने आएंगे? कितने आएंगे? 8। तो ये जो 8 आए तो इसका भी तो हम आगे वर्गीकरण करते हैं, करते हैं ना। किसी को हम क्या बोलेंगे? तो एस बोलेंगे, किसी को पी बोलेंगे। अब बात यह आती है कि ये एस और पी क्या चीज आ गई? एस और पी क्या चीज आ गई? इसको क्या बोलेंगे? तो इसको सबसेल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? उपकक्षक। क्या बोलेंगे? उपकक्षक। क्या बोलेंगे? उपकक्षक। अब यहां से ये जो चैप्टर है, यदि इसमें हमको 3 चीजों के ऊपर डिस्कस करना है, यदि वो 3 चीजें हम अच्छे से समझ लेते हैं तो हमें ये चैप्टर जो है बहुत, एक तो कक्षा समझना है। क्या समझना है? कक्षा। दूसरा उपकक्षा, और तीसरा होता है कक्षक। क्या होता है? ये 3 चीजें समझना। इसको कोश भी बोल सकते हैं, इसको कोश भी, इसको क्या बोलते हैं? तो ऑर्बिट बोलते हैं, या फिर क्या बोलते हैं? तो सेल बोलते हैं। इसको क्या बोलेंगे? तो सबसेल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? सबसेल। और इसको ऑर्बिटल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इस पे अभी नहीं जाते। मेरा क्वेश्चन ये है कि ये हमको पता है, ये सबको पता है कि ये क्या होती है, तो ये क्या होता है? तो ये हमको पता है कि एन से इसको डिनोट करते, 1 2 3 4 कुछ भी हो सकती है, या इनका नामकरण के, एल, एम, एन, ऐसा हमने सुना है। बोलो सही है? कुछ फार्मूले से इनकी संख्या भी हम निकाल लेंगे। सही है? संख्या भी निकाल लेंगे, उस सब पे अभी आने वाले, सब पे आएंगे अभी अपन। अब बात यह है कि इसके अंदर जो सबसेल होंगे वो भी आपको पता है, ये सबको पता है, सबने थोड़ा थोड़ा पढ़ के रखा है, इसकी कोई दिक्कत नहीं है ना। आपको यह भी पता है कि ये जो एस वाला होता है, इसमें 2 आते हैं, इसमें 6 आते हैं, इसमें 8 आते हैं, इसमें 10 आते हैं। ये सब ने पढ़ के रखा है। सही है क्या? बोलो, इतना पता है, इतनी उम्मीद मेरे को है कि ये सबको पता है। ठीक है? अब बात यह है कि यदि मैं इस संख्या पर जाता हूं तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? तो 8 होंगे। सही है? इसकी उपकक्षाएं कितनी होगी? तो 2 होगी। बोलो, इसमें कितने आते हैं? तो 2 आते हैं। इसमें कितने आते हैं? तो 6 आते हैं। सही है क्या? वो 6 कहां पर आएंगे? वो 6 कहां पर आएंगे? समझ में आ रहा है? एक कक्षा है, इतना बड़ा राउंड है, उस राउंड में कहां पर होंगे, उसका निर्धारण किस आधार पे करेंगे? उसके लिए पढ़ना पड़ेगा क्वांटम संख्याएं। क्या पढ़ना पड़ेगा? अब ये जो चीज नई खुलेगी, 4 प्रकार की क्वांटम संख्याएं होगी। कितने प्रकार की? उनके आधार पर ये सब डिसाइड होगा कौन आएगा कौन नहीं आएगा। आ समझ में? फिर उसके बाद ये एस है तो इसके अंदर यदि 2 हैं तो फिर बोलेगा वो कैसा घूम रहा। ये एस जो है तो इसका आकार स्फेरिकल होगा, पी है तो इसका आकार ऐसा होगा, डी है तो इसका आकार ऐसा होगा। इन पे भी आना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? उसके बाद जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है आप नींद में भी भरोगे तो बन जाएंगे।
समझ में आ रहा है? और नहीं तो फिर हमको याद करना पड़ेगा कि पहले 2s आएगा, 3s आएगा, कि 4s आएगा, कि 4p वाला जाएगा, कि कौन सा जाएगा, जो आप बहु बोलते हैं, है ना? वो ऐसा लाइन बना के सब याद कर लेंगे, उसमें दिक्कत नहीं है, उसमें दिक्कत नहीं है। लेकिन उसके पीछे कुछ कारण होगा। क्या होगा उसके पीछे? कुछ कारण होगा। उन कारण को यदि हम समझते हैं तो ये चीजें हमको बार बार परेशान नहीं करेगी। कुछ समझ में आ रहा है? और सबसे टफ चैप्टर यही वाला है इसके अंदर, बाकी चीजें आसान है। सबसे टफ चैप्टर जो बोलते हैं इसके अंदर यही वाला है, कैसे इलेक्ट्रॉन होंगे उसको समझना है। बोलो, इतना समझ में आ रहा है क्या? तो पहले एक एक करके समझते हैं, एकदम से डायरेक्ट यहाँ नहीं जाएंगे, पहले एक एक स्टेप आगे बढ़ेंगे। इतना क्लियर है? हाँ, लेकिन कुछ कारण होगा। आपसे पूछे आप कहाँ रहते हो, एग्जैक्ट लोकेशन बताओ, तो आप यदि सिर्फ इतने बोल देंगे इस इलेक्ट्रॉन के बारे में कि वो पहली कक्षा में रहता है, तो फिर कैसे पता चलेगा पहली कक्षा में? तो चलो 2 है, सही है, उसके अंदर उप कक्षा कौन सी होगी? तो एस होगी, वो भी तो बताना पड़ेगा। लेकिन जैसे ही आपने दूसरी कक्षा बोला तो फिर आपको बताना पड़ेगा और चीज इसके बारे में, सही है? आपने बोल दिया खंडवा में रहते हैं, कहां रहते हैं? तो यूपी वाला मान लेगा, लेकिन यही खंडवा वाला थोड़ी मानेगा, उसको और डिटेल चाहिए, चाहिए? वो बोलेगा अब खंडवा में बताओ कहां, फिर आपको बताना पड़ेगा खंडवा के अंदर कहां रहते हो, सही है? फिर उसके बाद वो भी वहीं का निकला तो फिर बोलेगा अब बता मोहल्ला कहां का, मोहल्ला भी बता दिया। समझ में आ रहा है? जैसे मान लो रो हाउस बनते, तो रो हाउस तो सब एक जैसे ही दिखेंगे, एक पूरी पट्टी की पट्टी, सब कलर सब कुछ से, फिर कुछ ना कुछ होगा, तो फिर वहां घर का नंबर पता चलेगा। तो एग्जैक्ट लोकेशन पर जाने के लिए हमको उसके अंदर के अंदर के अंदर जाना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? जैसे यदि कहीं पर लिखा है तो ये लिखा नंबर, तो इससे कुछ तो समझ जाएंगे, कुछ तो समझेंगे, समझेंगे ना? लेकिन सब कुछ नहीं समझेंगे, कुछ समझ जाएंगे लेकिन सब कुछ समझेंगे क्या? सब कुछ नहीं समझ पाएंगे, सही है? कई नंबर मिलेगा ये, तो इसका भी कुछ मतलब होता होगा, बोलो, मतलब होगा इसका, कुछ होगा ना? लेकिन सब कुछ समझ पाएंगे क्या? सिर्फ इतना पता कर पाएंगे कि भैया कहां का है, उसके बाद नहीं, उसके बाद फिर डिटेल लगेगी। वैसे ही इनके बारे में, क्योंकि अभी शुरू शुरू में तो कुछ नहीं, जब यहां जाएंगे ना समझनी पड़ेगी कि कौन सा आता, ये डी में क्या होता है, एफ में क्या होता है, ये चीजें क्या होती क्या है। हमको सिर्फ हमने याद कर लिया 2 4 6 8 आएंगे, बस इतना हो गया, और उसको जमा लेंगे और ऐसी ऐसी लाइन खींचेंगे और अब्बाऊ का नियम से उसको भर देंगे, सही है? और उसमें भी कहीं का गड़बड़ आ गया तो फिर चकरा जाएंगे, और होगी वो चीज, क्या होगी? अब वो किस आधार पे करा उसको हम धीरे 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 जो है यहां समझेंगे। 3 चीजें पहले अपने को समझना है। कितनी चीजें? 3 चीजें समझना है। सबसे पहले कक्षा क्या होती है, जिसको आप जानते हैं, उसमें कोई बड़ी चीज नहीं है। कक्षा के बारे में आप जानते हैं, जो भी हम बनाएंगे ये हमको पता है इसके अंदर क्या होती है, तो कक्षाएं होती है, ये जानते हैं, सही है? उप कक्षा क्या होगी? उप कक्षा के बाद कक्षक क्या होंगे उसको समझ। कक्षक होते क्या हैं, किसको बोलते हैं कक्षक? तो पहली चीज तो हमने बोला कि एक ऊर्जा का स्तर होगा जिसको कक्षा बोलेंगे, पहला स्तर, दूसरा स्तर, ये कक्षा हो गई। उसके अंदर उनकी जो क्वांटम संख्या होगी या उसका कोणीय वेग होगा, उसके आधार पे हम ये बताएंगे कि इसकी उप कक्षा कौन सी होगी, मतलब एस वाली होगी, पी वाली होगी, डी वाली होगी, या एफ वाली होगी। इतना समझ में आ रहा है? लेकिन एस पी डी एफ के अंदर भी इलेक्ट्रॉन किस जगह पर ज्यादा पाए जाते हैं, वो स्पेस जो होगा वो कक्षक बताएगा। कौन बताएगा? कक्षक। उसके अंदर बहुत बड़ा स्पेस है, उसमें कहां संभावना है उसकी पाए जाने की, उसको कौन बताएगा? कक्षक। उस संभावना को। लेकिन ये सब किसके आधार पे होंगे? तो उसका कोणीय वेग कितना है इलेक्ट्रॉन का, उसका क्वांटम संख्या कितनी है। अब क्वांटम संख्या हमको नहीं पता है, समझ में आ रहा है? और क्वांटम संख्या भी कितने प्रकार की? 4 प्रकार। कितने प्रकार की? 4 प्रकार। यदि वो हमको पता चल जाए तो फिर बहुत आसान हो जाएगा। फिर अच्छा, इस कारण ऐसा होता है, वो जब भरते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो हम फिर ये 3 डब्बे बनाए, तो एक में ऐसा तो एक में ऐसा करेंगे, 2 तीनों पहले भरना पड़ेगा। ऐसा क्यों करते हैं हमको कुछ तो क्लियर होगा। फिर समझ में आ रहा है ना? उसके पीछे कुछ रीजन होगा, वो रीजन हमको नहीं पता। ये भरना सबको आ जाएगा, समझ में आ रहा है? भरना सब कर ले, लेकिन उसके पीछे कुछ कारण होगा। यदि उस कारण को अपन एक बार जान ले तो मुझे नहीं लगता फिर दिक्कत जाएगी। समझ में आ रहा है? तो ये जो होता है, इनके शेप कुछ होते हैं जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, वो ये शेप है, स्फीयर बोलते हैं इसको, इसको डंबल शेप बोलते हैं, ये डबल डंबल शेप है। और इसके अंदर जो आप 10 बोल रहे हैं ना, इसके अंदर आएंगे।
एसपीजीएफ बोला, 2 4 2 6 10 और 14, वही है 2 6 10 और 14। ये तो ये 14 इसके अंदर आएंगे, तो 14 कहाँ आएंगे वो हमको समझना पड़ेगा। इसका शेप ऐसा है तो इसी शेप के आधार पे तो इनका नामकरण रखा हुआ है। हमको ये नामकरण याद है, इससे मतलब नहीं था, ऐसा ही बोल सकते हैं, हमको इससे मतलब नहीं था, लेकिन अब इससे मतलब यदि करते हैं तो आगे की चीज हमको बहुत क्लियर हो जाएगी। समझ में आ रहा है? वो घूम रहा है तो कैसे घूम रहा है, इलेक्ट्रॉन कैसे घूम रहा है, वो अपने अक्ष पे क्लॉकवाइज घूम रहा है, एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, ये भी इसके अंदर है। आ रहा कुछ समझ में? तो ये धीरे 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 हम इन चीजों पे आने वाले हैं। पहले समझेंगे यहां से, उस पे डायरेक्ट नहीं जाएंगे, पहले यहां से समझेंगे फिर चलेंगे उसके ऊपर। आ रहा समझ में? चलो, तो सबसे पहली चीज समझते हैं सेल किसको बोलते हैं। क्या समझेंगे? सेल किसको बोलेंगे। अब यदि कोई पूछे, अब मेरे को एक चीज बताओ, कोई पूछे कि परमाणु के अंदर कक्षाएं किसको कहते हैं, तो क्या बोले? क्या बोले उसको, बताओ क्या बोले? उसकी कक्षा को बोलते क्या? उसकी डेफिनेशन पूछे तो क्या बोले? नाभिक के चारों इलेक्ट्रॉन जिस वृत्ताकार पथ पर घूमते हैं, है ना। एक तो ये पता चला कि एक पथ होगा वृत्ताकार होगा, दूसरा, लेकिन ये तो 4 होते हैं, के एल और भी हो सकते हैं, तो फिर वो उनको कैसे बांटे? तो फिर उसके लिए दूसरा शब्द है कि ऊर्जा स्तर। क्या आया? ऊर्जा स्तर का मतलब जिसके अंदर ज्यादा एनर्जी वो बाहरी कक्षा में होगा, कम एनर्जी अंदर होगा। कम एनर्जी तो अंदर होगा, ज्यादा एनर्जी तो बाहर। अब इसका ये मतलब नहीं कि पहला ही तुम हाइड्रोजन का उठा लो और बोलो कि 3 4 कक्षाएं बना दी। उसपे इलेक्ट्रॉन कितने होंगे उसके आधार पर उसकी कक्षाएं डिसाइड होगी। सही है? हाइड्रोजन के अंदर एक, वो बेचारा क्या कर लेगा? सही है? लेकिन जिसमें हमने बोला कि 15 इलेक्ट्रॉन है, 16 इलेक्ट्रॉन है, तो जब उनको हम रखेंगे तो फिर वो कहां कहां रखेंगे, कैसे आएंगे, उसको समझना है। सबसे पहली चीज क्या है यहां पर? शेल क्या होती, सेल क्या होता है, कक्षा क्या होती है। इसी को कोश भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोश। इसी को कोश भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोश। कोश बोलो, कक्षा बोलो, सेल बोलो या ऑर्बिट बोलो, ये सब इसी के नाम, आपको जो अच्छा लगे वो बोलो। सही है? नाभिक के चारों ओर एक विशिष्ट वृत्ताकार पथ पर घूमते हैं जिसे कक्षा या सेल, उस वृत्ताकार पथ को ये बोलेंगे। लेकिन उसके अंदर भी क्या होगा? तो एक स्थिर ऊर्जा। सिर्फ स्थिर क्यों बोला, ऊर्जा क्यों नहीं बोला? यहां पे ऐसा क्यों नहीं बोला कि ऊर्जा स्तर होते, स्थिर क्यों बोला? सेलों में स्थिर ऊर्जा स्तर होता है। इसका मतलब यह है कि यदि इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं तो दोनों का ऊर्जा स्तर समान होगा। यदि इसके अंदर आपने बोला कि इसके अंदर 8 आते हैं तो 8 का ऊर्जा स्तर क्या होगा? समान होगा। इसलिए शब्द क्या आया? स्थिर ऊर्जा। प्रत्येक सेल की ऊर्जा क्या होती है? स्थिर होती है। यहां पे जब तक इसको क्रॉस नहीं करेगा तो इधर जाएगा, एनर्जी कम होगी तो वापस इसमें आएगा। समझ में आ रहा है? अब फिर अभी तो उस पर आए नहीं कि यदि इसकी भी कम हो गई तो गिरागा क्यों नहीं, अभी वो छूटा हुआ है। क्या बोला? यदि एनर्जी बढ़ेगी तो ये क्या होगा? इस सेल से इसमें जाएगा, इससे इसमें जाएगा। मान लो इसमें इतने ही थे तो ये क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन बाहर चले जाएगा, इलेक्ट्रॉन को त्याग देगा। क्या कर देगा? अभी हम पढ़ेंगे उन चीजों को कि इसका भी इलेक्ट्रॉन त्याग, जब रासायनिक क्रियाएं करवाएंगे तो इलेक्ट्रॉन त्यागेंगे, समझेंगे उन चीजों को। लेकिन यदि ऊर्जा का स्तर कम होगा, क्या होगा? कम होगा, तो वो जो चीज है वो अंदर क्यों नहीं गिर रही है? समझ में आ रहा मैंने क्या बोला? मैंने बोला कि ये एक नाभिक है। क्या है? नाभिक। नाभिक के अंदर क्या है? तो अपन ने बोला प्रोटॉन है। क्या है? प्रोटॉन है। इसकी कक्षाएं होगी। क्या होगी? कक्षाएं होगी। तो इसकी कुछ कक्षाएं होगी, तो ये बोला कि एक कक्षा ये है, एक कक्षा ये है, ये होगी कक्षाएं। इसके अंदर कुछ इलेक्ट्रॉन होंगे, बोलो इसके अंदर भी कुछ इलेक्ट्रॉन होंगे, होंगे कितने होंगे इसके अंदर? ये मैंने कुछ इलेक्ट्रॉन बना दिए, है ना, अभी 6 ही बनाए, तो उस पर अभी मत ध्यान दो। यदि ये जो है इलेक्ट्रॉन है तो इनकी कुछ ऊर्जा है। सही है? ये कैसे घूम रहे? वृत्ताकार पथ पर घूम रहे। सही है? क्या किस पे घूम रहे हैं?
यदि वृत्ताकार पथ पर घूम रहे हैं तो क्या ये जो है ये आवेशित कण होंगे? आवेशित कण होंगे क्या? पहले तो ये बता, आवेशित कण मतलब एक्सेलरेटेड पार्टिकल। क्या होंगे? एक्सेलरेटेड पार्टिकल। क्यों होंगे ये? क्यों होंगे ऐसे? क्यों? क्योंकि इनकी दिशा लगातार चेंज रही है, इनमें त्वरण होगा। सही है क्या? आवेशित या त्वरित आवेशित कण होंगे। क्या होंगे? त्वरित आवेशित कण, है ना। तो ये जो होंगे ये इतने आवेशित इससे जा रहे हैं तो ये ऊर्जा कुछ ना कुछ तो बाहर फेंक रहे होंगे, तो इनकी ऊर्जा स्तर कम हो रही होगी। ऊर्जा स्तर कम होगा तो ये अंदर आएगा। सही है क्या? बोलो सही है। लेकिन वो मैक्स प्लांक जो है वो क्या बोलते हैं कि ये लगातार नहीं फेंक रहे। ये कैसे बोल रहे हैं? तो पैकेज के रूप में कुछ फेंकते हैं फिर रुक जाते, फिर कुछ फेंकते हैं फिर कुछ रुक जाते। जो अभी तरंग वाला सिस्टम बोला था ना, उन्होंने ऐसा बोला। चलो अब मान लो इसका ऊर्जा स्तर कम हो रहा है। क्या हो रहा है? तो यदि इसका ऊर्जा स्तर कम होगा तो ये यहां आएगा, आएगा। अब इसका ऊर्जा स्तर यदि कम होता है तो इसका क्या होगा? यदि इसका ऊर्जा स्तर कम होगा तो इसका होगा क्या? दूसरा, यदि ये इतना ही घूम रहा, इतना ही घूम रहा, और यदि ये और बाहर भाग गया तो उसको पकड़ के कौन रखेगा? सही है। जैसे झूले पे झूलते हैं तो वो घूमता रहता है। मान लो कहीं का इधर से टूट जाए तो पता नहीं 2-4 किलोमीटर दूर गिरे पर, होगा ऐसा? उसको कौन पकड़ के रखा हुआ है ना। अब ध्यान, तो हमने ये पढ़ा था कि एक यदि पॉजिटिव चार्ज है और ये वाला नेगेटिव चार्ज है तो इन दोनों के बीच में आकर्षण बल होगा, होगा। मतलब ये त्वरण के कारण जाना इधर चाहता है, एक बाहर की ओर फोर्स लगेगा, बाहर की ओर, जिसको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोलते हैं, बाहर की ओर। लेकिन उस फोर्स के कारण वो बाहर क्यों नहीं जा रहा है? क्योंकि ये वाला उसको आकर्षण बल के द्वारा खींच के रखा हुआ है। जैसे मैंने क्या करा, एक पत्थर लिया, उसको रस्सी में बांधा, उसको घुमा रहा हूं, है ना। तो पत्थर के ऊपर क्या है? तो त्वरण है, और क्या चाहता है वो? बाहर जाना। लेकिन उसको अपन पकड़ के रखे, लेकिन बीच में से यदि रस्सी को काट दे तो वो जाएगा बाहर। लेकिन उसको पकड़ के रखा हुआ है ना, ये दिख रहा है। लेकिन यहां पर वो चीज दिखती नहीं है। जैसे पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल, सूर्य का गुरुत्वाकर्षण, जो ग्रहों को पकड़ के, ये दिख थोड़ी रहा है लेकिन फिर भी घूम रहा है। वैसे ही ये इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, इसके ऊपर एक बाहर की ओर बल लग रहा है, जिसको क्या बोलते हैं? तो इस बल को बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जो बाहर की ओर लग रहा है। लेकिन इसका आकर्षण बल उतना ही लग रहा है, तो ये इसको उसी वृत्ताकार पथ में घूमने के लिए मजबूर कर, इसलिए बाहर नहीं जा रहा है। अब बात यह है कि चलो ये बाहर नहीं जा रहा, ये समझ में आ गया, लेकिन ये वाला अंदर क्यों नहीं गिर रहा? क्यों नहीं गिर रहा ये अंदर? तो इसको भी तो ये, इसको भी तो, इसके अंदर भी कुछ ना कुछ होगा। इसके अंदर भी क्या होगा? तो यदि ये घूम रहा है तो इस पे भी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगा, ये भी बाहर की तरफ जाएगा, ये उसको पकड़ के रखेगा। क्या करके रखेगा? खींच के रखेगा। क्या करके रखेगा? खींच के इसको क्या करेगा? रखेगा। तो यहां पर ध्यान देना, जो भी बाहर की ओर फोर्स लगता है उसको क्या बोलते हैं? तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोलते हैं। ये बाहर की ओर, इसको बैलेंस करने का काम किसका है? तो बैलेंस करने का काम किसका है? तो ये अंदर वाला जो नाभिक के अंदर प्रोटॉन है वो उसको बैलेंस कर देंगे, इसलिए ये क्या होंगे? एनर्जी को लॉस नहीं, बाहर। क्लियर है? अब यहां पर आते हैं वापस, सेल किसको बोलते हैं, इस पे वापस आते हैं। सेल किसको बोलते हैं? तो नाभिक से कक्षा की दूरी जितनी अधिक होगी, जुड़ी ऊर्जा उतनी ही अधिक होगी। सही है क्या? इसका मतलब यदि यहां पर कुछ लिखा है तो इसमें सबसे ज्यादा ऊर्जा का स्तर किसका होगा? किसका होगा? उसी को 1 2 3 4 भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? 1 2 3 4। सबसे पहले सेल जो होते हैं उनको एन से डिनोट करते हैं। किससे? इसको एन से डिनोट करते हैं। एन कितना हो सकता है? तो ये 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, और भी हो सकता है। जिसकी जरूरत पड़ेगी तब देखेंगे, ये हो सकता है। यदि एन बराबर 1 हुआ तो उसका नाम दिया। क्या दिया? नाम दिया। उस नाम को बोलते क्या दिया? के दिया, एल दिया, एम दिया, एन दिया। ये इसके नाम है। किसके नाम? कक्षाओं के। किसके नाम? कक्षाओं। किसके नाम? कक्षाओं। चलो, अब ये जो है, तो पहली कक्षा मतलब इसका ऊर्जा स्तर कम, ये दूसरी कक्षा मतलब ज्यादा, ये तीसरी मतलब और ज्यादा, ये चौथी मतलब बहुत ज्यादा। बोल सकते क्या? जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी इसके ऊर्जा का स्तर बढ़ते जाएगा। ऐसा बोल सकता हूं क्या?
या ये भी बोल सकते हैं कि जैसे जैसे पास में आएगा इसका आकर्षण बल ज्यादा होगा तो ये क्या करेगा, उसको उतना पकड़ के रखेगा, तो जाने नहीं देगा। कोई भी इलेक्ट्रॉन कब त्यागेगा, सबसे भारी वाले, हमने पढ़ा उसी को त्यागेगा, बाकी अंदर वाला नहीं त्याग सकता जब तक कि बाहर वाले खत्म ना हो। सही है। तो इसको बोलते हैं किससे, के एल एम एन, किसके द्वारा, के एल एम ए। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे उसका एक फार्मूला होता है। अभी हमको पता है कितने होते हैं, तो अभी हमको पता है कि यदि हम n बराबर 1 बोलेंगे तो ये होगा k सेल। सही है क्या। यदि n बराबर 2 बोलेंगे तो कितने सेल होंगे, l वाला होगा। n बराबर 3 संख्या, 3 किसकी संख्या, कक्षकों की संख्या, उस तीसरे वाले को क्या बोलेंगे, तो m बोलेंगे। और n बराबर 4 होगा तो क्या बोलेंगे, n। अब इसके अंदर इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, कितने इसके अंदर इलेक्ट्रॉन होंगे उसका भी कोई फार्मूला होगा, होगा। यदि हमको डायरेक्ट निकालना है इसके अंदर कितने होंगे तो कैसे इसको निकालेंगे, तो यहां पर के अंदर कितना होता है ये सबको पता है, 2 होते हैं। ये कितने होते हैं, तो सही है क्या, बोलो ये सही है क्या। अब मैं निकालू कैसे इसको, कैसे निकाले, देखो इसको ऐसे लिखो, क्या लिखा मैंने, देखते जाना, 2 गुणित 1 का स्क्वायर, यही है क्या। यहां पर लिखा 2 गुणित, बोलो ये लिख सकते कि नहीं लिख सकते, पहले तो ये देखो, अब देखते जाना इसको। इसको क्या लिखा, तो 2 गुणित, पहले तो ये बताओ लिख सकते कि नहीं लिख सकते इसको, क्या ऐसा लिख सकते 2 गुणित, पहले तो ये बताओ ऐसा लिख सकते क्या। 1 2 3 4 किसको बोलते, तो एन को बोलते, किसको बोलते हैं, एन को। तो फिर इसका फार्मूला क्या बोल रहा, तो 2n स्क्वेयर। लेकिन एन कौन सा, कौन सा, तो यदि इसके लिए लिख रहे तो n बराबर 1 होगा, n बराबर क्या होगा, 1। यदि यहां पर लिखूंगा तो फार्मूला तो यही रहेगा, लेकिन यदि n बराबर 1 है तो हम बोलेंगे कि k है, क्या है, k है। n बराबर 2, फार्मूला तो यही है, लेकिन n बराबर 2 है तो क्या बोलेंगे, l है। n बराबर 3 है तो क्या बोलेंगे, m है। और n बराबर 4 है तो क्या बोलेंगे, सही है। अब ये फार्मूला एक मिल गया। अब हमने बोला कि हमको ठीक है n बराबर 3 के मतलब m में कितने हो गए ये निकालना है, तो हमने इस फार्मूले में रखा, तो यहाँ पे कितना रखा, 3 का कितना हो गया, 2 गुणित 9 बराबर 18 आया। तो कक्षाओं की संख्या तो अपन निकाल सकते, कक्षाओं की संख्या तो आसानी से निकाल सकते, सही है क्या। अब बोल दिया कि चलो कौन सा है, तो अपन ने बोला m वाले में 18 होते हैं। कितने होते हैं, बात ये होती है कि 18 होते कहां पर है। सिर्फ 18 बोलने से काम नहीं होगा, इससे हमको सिर्फ इतना पता चला कि इसके अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन है उनका ऊर्जा स्तर समान है, ये इसी पथ पर घूमेंगे, इतना भी पता चल गया, अर्थ समझ में। लेकिन वो होंगे कहां पर, उनका शेप क्या होगा, क्या वो स्फीयर होंगे, समझ में आ रहा है, क्या वो डंबल शेप होंगे। स्फीयर मतलब एस, डंबल मतलब पी, डबल डंबल मतलब SPD, ठीक है। तो वो कौन सा स्पेस होगा वो भी पता करना है। तो पहली कक्षा वाली स्तर को अपन क्लियर कर सकते हैं क्या, ये क्या होते हैं, तो कक्षा वो होती है कि किसी नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार पथ को कक्षा बोलते, सही है क्या। और उनमें इलेक्ट्रॉन कितने होंगे हम वो भी निकाल सकते हैं। ये होगा n बराबर 1, ये होगा n बराबर 2, ये होगा n बराबर 3। इस फार्मूले से हम उनके मान निकाल लेंगे। किसके मान, किसके, इससे किसके मान निकालेंगे, इलेक्ट्रॉन के, किसके, 2n स्क्वायर से आपको ये 18 32 ये क्या चीज है, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या, किसकी, इलेक्ट्रॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या, कितने इसके अंदर इलेक्ट्रॉन है वो हम इस फार्मूले से निकाल सकते हैं। यदि हमको कोई बोल दे n बराबर 6 है, 6वीं कक्षा है, ये है, तो हम क्या करेंगे, 2 रखेंगे इंटू 6 का क्या करेंगे, वर्ग करेंगे, कितना हो गया,
कितना आ जाएंगे, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 72 आए। मतलब कक्षाओं के अंदर इलेक्ट्रॉन कितने होंगे ये भी हमने, और n बराबर जैसे ही बोला 6 है, मतलब कक्षा कौन सी है, तो छठवीं कक्षा। कितनी है, छठवीं। n बराबर 2 मतलब दूसरी कक्षा, सही है। और उसके अंदर इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे वो ये फार्मूले से निकाल लेंगे, मतलब इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे ये भी निकाल सकते हैं यदि हमको n का मान पता हो तो। अब बात यह आती है कि हमको ये पता चल गया इसके अंदर इलेक्ट्रॉन है, लेकिन वो इलेक्ट्रॉन जो है वो कहां पर होंगे, समझ में आ रहा है। उसका कोणीय वेग कितना होगा, उसकी क्वांटम संख्या कितना होगी, अब इन आधार पे इसके बाद भर पाएंगे हम, ऐसे ही नहीं इसको रख पाएंगे। समझ में आ रहा है, ऐसे नहीं रख पाएंगे, है ना। और थोड़ा बहुत आपको ये भी पता होगा, थोड़ा बहुत ये भी पता होगा कि जो एस वाला होता है इसमें कितने आते हैं, 2 आते हैं, पी वाले में कितने आते हैं तो 6 आते हैं, डी वाले में कितने आते हैं तो 10 आते हैं, और एफ वाले में कितने आते हैं 14। ये पता है, क्या है पता। इसके अंदर कितने मैक्सिमम आ सकते हैं, तो इसके अंदर कितने आ सकते हैं तो 2 आ सकते, कितने आ सकते हैं 2। इसके अंदर कितने आ सकते हैं तो 6 आ सकते हैं। इसके अंदर कितने आ सकते हैं 10 आ सकते हैं, और इसके अंदर कितने आ सकते हैं, हर समझ में। एक में 2 कैसे होंगे, कैसे होंगे, ये कितने, एक मैंने बोला, ये कितने बोला 3 बोला, ये कितने बोला 5 बोला, ये कितने 7 बोला, होंगे कितने 14, मतलब एक डब्बे में 2 आएंगे। अब क्या चीज उसके पीछे काम करती होगी इसको समझना, क्या समझना है, उस चीज को समझना है कि क्या होगी। फिर आगे चल के हमको पता चलेगा कि यहाँ पर L बराबर 0 होगा, यहाँ पर L बराबर 1 होगा, 1 होगा तो इसकी वैल्यू -1 0 और +1 होगी। यदि यहाँ पर L बराबर 2 होगा तो इसकी वैल्यू -2 -1 0 1 और 2 होगी। यदि L बराबर 3 हुआ तो इसकी वैल्यू जो होगी -3 -2 -1 0 1 2। इनको समझना है, किसको, इन चीजों को फिर समझना है। और यही वो चीज है जिसकी हम बात कर रहे हैं, क्वांटम संख्या। किसकी बात कर रहे हैं, ये क्या हुआ भैया, ये किस खुशी में आया।